हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नमन और आप देखने शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस यूट्यूब चैनल। आज है 16 अप्रैल और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बिना देर करते हुए जो लेक्चर आपका शुरू करते हैं। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी के लिए ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर को अंत तक देखते रहिए और जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपसे पूछूंगा इस लेक्चर के दौरान उनका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको करना है। ठीक है, चलिए लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर इस लेक्चर की पेड पैकेज आपको ज्वाइन करना है तो मात्र 100 रुपीज़ की कॉस्ट में इस लेक्चर का पेड पैकेज आप जो पीडीएफ का पेड पैकेज है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीडीएफ आपका जो MCQ PDF मंथली है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 50 रुपीज़ की कॉस्ट में। इस 100 रुपीज़ के जो आपका PDF का पेड पैकेज है उसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, तो इस लेक्चर की PDF और एक लेक्चर और होता है इस चैनल पे, उसकी PDF। उसके बाद आपको नोट्स, वीकली कंपाइलेशन PDF और मंथली मैगजीन, ये सारी चीज़ें आपको उस 100 रुपीज़ की कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा और भी कुछ जो कोर्सेज है हमारे चैनल पर चल रहे हैं, अगर आप उनको परचेज करना चाहते हैं तो उनको भी परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कल का ये क्वेश्चन है, रिसेंटली 3000 ईयर ओल्ड लॉस्ट गोल्डन सिटी वाज डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट। डेली हम आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं, देन उसके बाद दूसरे दिन हम आपको उस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हैं और एक और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाते हैं जो हाल ही में आपने लेक्चर्स में पढ़े होते हैं। क्लियर है? इससे आपका रिवीजन हो जाता है। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अभी मैंने इस लेक्चर को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये लेक्चर मैंने बहुत जो है वो अच्छे से प्रिपेयर किया था, क्योंकि इस न्यूज़ को कवर करने के लिए मैंने आधे घंटे खुद पढ़ा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और ये क्वेश्चन आज के लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें करीब करीब मेरे 10 मिनट ऑलरेडी मतलब लगे थे इस लेक्चर को कंप्लीट करने में, इस न्यूज़ को कवर करने में। ठीक है, तो वो लेक्चर जैसे ही मैंने कंप्लीट किया और उसमें वॉइस ही नहीं थी, है ना, तो इसलिए मैं लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी आवाज़ डाउन लगेगी तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इससे 100% क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट स्टोरी समझा देता हूँ। क्या पूछ रहा है? रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड अ CBI probe into the role of Kerala police officers in framing which former scientist in the 1994 sponge case। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्या होगा, देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1994 में ये जो आप देख रहे हैं ये शख्स हैं, इनका नाम है नंबी नारायण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबी नारायण। मैं आपको बता देता हूँ। और हाल ही में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केरला पुलिस को बोल दिया गया कि हाँ आप गलत थे, नंबी नारायण सही थे और केरला पुलिस के ऊपर जो है वो CBI जांच सारी चीज़ें होंगी।
तो ये जो है वो इसलिए चर्चा में है। और इसकी इनकी अभी एक इनके ऊपर मूवी आई थी, आप उस मूवी का ट्रेलर जरूर देखिएगा। रॉकेटरी नाम की मूवी है जिसको आर माधवम जिसमें इनका रोल निभा रहे हैं, जो आपके नंबी नारायण है, इनका रोल जो है वो कौन निभा रहा है, आर माधवन निभा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए ये इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट थे और इसरो में एक प्रोजेक्ट चला था। देखिए अभी आप जो आज देखते हैं, आज रॉकेट देखते हैं आप, बहुत आसानी से उड़ जाता है, लेकिन ये पहले चीज़ें नहीं थी। रॉकेट को उड़ाने के लिए एक टेक्निक जो थी वो मेन टेक्निक थी। क्या नाम था उस टेक्निक का, क्रायोजेनिक टेक्निक। और इसी टेक्निक के नाम पे एक क्रायोजेनिक वो जो प्रोजेक्ट था इसरो का वो चल रहा था। और उस प्रोजेक्ट के हेड कौन थे, नंबी नारायण थे। उस प्रोजेक्ट के अंदर था क्या, देखिए अभी आप आज जो रॉकेट जो देखते हैं उड़ते हुए, उसके नीचे एक कटोरी टाइप लगी होती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे क्या होता है, उसमें फ्यूल भरा जाता है जिससे जो है वो बूस्टअप मिलता है। किसको बूस्टअप मिलता है, रॉकेट को बूस्टअप मिलता है। ठीक है, तो उस रॉकेट को बूस्टअप मिलता है ताकि वो ऊपर जा सके। और उस फ्यूल उसमें कौन सा फ्यूल भरा जाता है, तो उसमें लिक्विड फ्यूल भरा जाता है। उस फ्यूल को भरने में मतलब जो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है क्रायोजेनिक इंजन में, वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कही जाती है। अब उसमें होता क्या है, देखिए आप कई बार देखते होंगे जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो बूंदें पहले तारों में या कहीं जगह पे लगी रहती हैं, फिर वो जब नीचे गिरती हैं तो वो पानी मतलब पानी एक तरह से इकट्ठा हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप उस पानी को जमाते हैं तो फिर वो बर्फ बन जाता है। लेकिन इस टेक्निक के अंदर क्या था कि देखिए अगर आप इसमें मेन प्रॉब्लम ये थी क्रायोजेनिक इंजन में कि अगर आप उस इंजन में फ्यूल भरते हैं, ठीक है, फ्यूल भरते हैं सॉलिड मात्रा में, तो अगर सॉलिड फ्यूल भरते हैं तो सॉलिड फ्यूल में क्या होगा कि वो जगह ज़्यादा लेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, ना वो उड़ पाएगा सही से रॉकेट आपका, और ना वो फ्यूल आपका जो है सॉलिड फ्यूल जल पाएगा। ठीक है, सॉलिड फ्यूल आप देखते हो बहुत देर में जलता है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए सॉलिड फ्यूल इसमें भर नहीं सकते थे, किसमें, रॉकेट में। तो इसके लिए लिक्विड फ्यूल की ज़रूरत थी। और लिक्विड फ्यूल कैसा, लिक्विड फ्यूल को भरने में फ़ायदा क्या था, क्योंकि वो जल्दी आग पकड़ता था और इससे रॉकेट को एक बूस्ट मिलता था, रॉकेट ऊपर की ओर ढकेला जाता था इस टेक्निक के द्वारा, जिससे रॉकेट की स्पीड बहुत ज़्यादा बन जाती थी। ठीक है, अब क्रायोजेनिक टेक्निक में जो फ्यूल को कम जगह में एडजस्ट करना था, ठीक है, और उसे ठंडा करके उस सॉलिड ना हो पाए और उसे लिक्विड अवस्था में ही रहे, इस तरह से इसको जो है वो क्रायोजेनिक जो आपका इंजन है इसके अंदर जो है वो डालना था। आई होप सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और तो इस टेक्निक में क्या था कि इस टेक्निक में जो आपका लिक्विड फ्यूल है, जो आप एक तरह से समझ लीजिए कि लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ होना था। और इसमें ऐसे ही इस इंजन में डालना था कि वो जो है वो जम नहीं पाए। मतलब जैसे आप देखते हो ना कि बर्फ़ जैसे ही जमने पानी रखते हो तो वो जमने लगती है, उसको इतना ठंडा करना था आपका लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को इतना ठंडा करना था कि वो जमने की स्थिति पे आ जाए लेकिन जम ना पाए, रहे वो लिक्विड ही फॉर्म में। इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, क्रायोजेनिक टेक्निक। तो उस समय क्रायोजेनिक टेक्निक थी नहीं। ठीक है, और इसको जो है वो बना मतलब उस समय इंडिया के पास नहीं थी और सारी कंट्रीज़ के पास थी। तो इंडिया के उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नरसिम्हा राव थे। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने किससे कहा, रशिया से कहा, उस टाइम का रसिया था। उससे उन्होंने कहा कि भाई आप हमको, आपके पास ये टेक्नोलॉजी, आप हमें एक टेक्नोलॉजी ये वाली दे दीजिए। तो रसिया इनको जो है वो टेक्नोलॉजी, इंडिया को ये टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया था। और टेक्नोलॉजी क्या कितने की दे रहा था, तो ये दे रहा था 235 करोड़ की डील डन हो गई थी। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को देने की इंडिया को। और इस टेक्नोलॉजी की इंडिया को सख्त ज़रूरत थी। जैसे ये टेक्नोलॉजी इंडिया को मिलती तो इंडिया को क्या होता है भाई, इंडिया जैसे ही अपने रॉकेट में इस तरह की टेक्नोलॉजी लगा देता तो भाई आज जो हम मिशन भेज रहे हैं वो बहुत जल्दी भेजने लगते हैं ना। ये 1994 की बात है ना, 1994 के पहले ही बात है, क्योंकि उस टाइम पे तो ये जासूसी में पकड़े गए थे। ठीक है, तो रशिया तैयार हो गया। लेकिन उस टाइम पे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज बुश, SW बुश थे, उन्होंने क्या किया, रसिया के ऊपर दबाव डाला कि अगर आप इंडिया को ये टेक्नोलॉजी बेचेंगे तो हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे और आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे ईरान पे सैंक्शन लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके बाद ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया, जिसके बाद उसको अपनी मुद्रा बदलनी पड़ी, है ना, तोमान करनी पड़ी, इस तरह की सारी चीज़ें थी। चलिए अब हम लोग बैक टू स्टोरी आते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो आपकी यूएसए थे उसने जो है वो रशिया को मना कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, रसिया ने भी भाई इंडिया को मना कर दिया कि नहीं हम आपको इंडिया नहीं भेज सकते। तब PV नरसिम्हा राव ने कहा, देखिए रसिया 235 करोड़ में बेच रहा था, वहीं अगर यूएस से टेक्नोलॉजी वो ली जाती तो 950 करोड़ की यूएस टेक्नोलॉजी बेच रहा था। देख रहे हैं आप कितना अंतर, 250 करोड़ और फिर और 950 करोड़। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस वही टेक्नोलॉजी 650 करोड़ की बेच रहा था। ठीक है, तो यूएस चाहता था कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया हमसे, लेकिन भाई उतनी महंगी टेक्नोलॉजी हम क्यों लें यूएस से। ठीक है, तो फिर PV नरसिम्हा राव ने बोला कि रशिया से ठीक है, अगर आप नहीं दे रहे हैं हमें टेक्नोलॉजी तो एक काम करिए, आप हमें 4 इंजन दे दीजिए, क्रायोजेनिक इंजन दे दीजिए, हम अपने यहाँ उसको खोल के वो टेक्नोलॉजी जो है वो समझ के अपने इंजन बना लेंगे। क्योंकि भाई नंबी नारायण जैसा साइंटिस्ट हमारे पास था ऑलरेडी उस समय, जो इस टेक्निक को जो है वो सॉल्व करके इंजन बना सकता था।
तो रसिया जो है वो तैयार हो गया, ठीक है, और रसिया ने ये सारी चीज़ें कर दी, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब भाई इंजन की सारी चीज़ें हो गई, लेकिन क्या हुआ 1994 में, अब आ जाती है मेन स्टोरी। 1994 में क्या हुआ, एक जासूस थी जिसको मालदीव से गिरफ्तार किया गया था, किसके द्वारा, केरला पुलिस के द्वारा। अब क्या हुआ, वो जासूस थी, उसका नाम रशीदा था। उसने क्या किया, उसने स्टेटमेंट दिया जब उसकी गिरफ्तारी हुई, उससे के पास से सब मतलब उससे पूछताछ हुई, तो उसने कहा कि जो नंबी नारायण ने जिस क्रायोजेनिक इंजन का जो है वो एक तरह से ब्लूप्रिंट है या ग्राफ है जो तैयार किया है, वो मेरे पास है, और मैं उसको पाकिस्तान को देने जा रही हूँ, जिससे पाकिस्तान जो है वो यूएस को दे देगा और पाकिस्तान भी इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है विकसित कर लेगा। अब केरला पुलिस ने इसकी जांच जो है वो सही तरह से की या नहीं की, वो सारी चीज़ें हैं। उन्होंने क्या किया, वो तुरंत आए और इनको गिरफ्तार कर लिया। किसको गिरफ्तार कर लिया, 1994 में आपके नंबी नारायण को, ठीक है। इनको गिरफ्तार कर लिया, इनके ऊपर जो है वो 50 दिन तक रिमांड में रखा, इनके खूब पिटाई की, मतलब बहुत ज़्यादा इसको जो है टॉर्चर किया गया इनको जो है वो। और इन्होंने इनका जो है करियर पूरी तरह से एक तरह से फ्लॉप हो गया उस इंसिडेंट के बाद। इनको देशद्रोही घोषित कर दिया गया, पूरे इंडिया में इनके जो है जगह जगह पोस्टर जलाए जाने लगे, इनको देशद्रोही का घोषित कर दिया गया। और ये सारी चीज़ें उस रॉकेटरी मूवी के ट्रेलर में दिखाई गई हैं, आप देखेंगे ज़रूर एक बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की गई, है ना। अब क्या हुआ, इन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, बहुत जगह जगह गए, और ये जो है वो कुछ कुल मिला के जो है निष्कर्ष एक तरह से निकला कि हाँ, नंबी नारायण सही है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो है कई जगह केस भी फाइल किए, जिसके बाद केरला ने इनको जो है 50 लाख रुपए दिए। हालांकि इन्होंने 1 करोड़ का जो है केस किया था कि हमको 1 करोड़ रुपए दी जाए। मैटर 1 करोड़ रुपए नहीं करता, वो किस लिए, ताकि एक बड़ा अमाउंट जब हम किसी स्टेट से चार्ज करेंगे तो वो जनता की नज़र में आएगा, और जो हमको देशद्रोही घोषित किया गया है वो चीज़ हमारे ऊपर से हट जाएगी। नंबी नारायण का मेन एम ये था। लेकिन जो है वो इनको 50 लाख रुपए नहीं दी, 1 करोड़ नहीं दिए गए, 50 लाख रुपए दिए गए, और अब तक नंबी नारायण को अलग अलग जगहों से 1 से 1.5 करोड़ रुपए प्रोवाइड करवाया जा चुका है, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रूफ होने के बाद केरला पुलिस आज तक इस केस से बचती आ रही थी, लेकिन अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि केरला पुलिस की जांच की जाएगी, केरला पुलिस ने गलत तरीके से इनको जो फंसाया था उसकी जो है वो जांच की जाएगी। क्लियर है, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और भी बात करेंगे इनके द्वारा, इनके जो मिशन के बारे में, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और भी बता दूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उस इंसिडेंट के बाद इनको जो है वो हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में पद्म भूषण अवार्ड इनको कब मिला था, ठीक है। चलिए, तो ये रही सारी इन्फॉर्मेशन। ये जॉर्ज एच.डब्ल्यू बुश हैं जिन्होंने मना कर दिया था कि भाई अगर आप देते हैं, बोरिस येल्सिन, ये रशिया के उस समय प्रेसिडेंट थे, कि अगर आप देते हैं इंडिया को तो मैं आपके ऊपर सेंक्शन लगा दूंगा, इस तरह की सारी चीज़ें की थी इन्होंने, ठीक है। ये है आपका क्रायोजेनिक टेक इंजन, जो रॉकेट के नीचे लगता है और इसमें फ्यूल भरा जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो बूस्टअप होता है, क्लियर है। चलिए, तो ये जो है वो टेक्नोलॉजी कब 1994 के आसपास जो है विकसित हो जाती है, अगर आप नंबी नारायण इस तरह की चीज़ों में ना फंसे होते, और तब इंडिया आज बहुत आगे होता, ठीक है। और अब इस केस के बाद इंडिया इसको कब यूज़ कर पाया इस टेक्नोलॉजी को, तो 2014 में इंडिया यूज़ कर पाया इस टेक्नोलॉजी को। कई बार इंडिया फेल हुआ, ये पूरी चार्ट है एज इट इज़, आपको प्रोवाइड करा दी है, अगर आपको पढ़ना हो तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था वो मैंने आपको बता दिया। 1994 के बाद, इस इंसिडेंट के बाद इनको जो है 2014 में जो ये इस इंजन का जो सक्सेसफुली ये जो है लॉन्च कर पाया, ठीक है, टेस्ट कर पाया। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी, देखिए 1994 में जो है केरला पुलिस ने उस जो मरियम रशीदा नाम की जो लेडी थी उसको जो गिरफ्तार किया, फिर उसने आरोप लगाए, फिर उसके बाद इन्होंने सीबीआई के पास गया ये केस, और भी अलग अलग तरह की जो जो सारी चीज़ें हैं, केरला हाई कोर्ट ने इनको जो है वो कहा कि री इन्वेस्टिगेट किया जाए केस 1996 में। फिर उसके बाद 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट से री इन्वेस्टिगेट करने के लिए, फिर उन्होंने सूट 1 करोड़ का सूट अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट और 11 लोगों अदर लोगों के द्वारा किया। फिर उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इनको जो है पैसे दिए, और भी अलग अलग लोगों ने दिए। आपका क्वेश्चन क्या है आज का, आपका क्वेश्चन ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना इनको पद्म भूषण कब मिला था, क्लियर है। इन सब इंसिडेंट के बाद इनको पद्म भूषण मिला था। और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी, मैंने आपको पूरी स्टोरी एज इट इज़ आपको प्रोवाइड कर मतलब बता दी है। और इस न्यूज़ को पढ़ने में देखिए, मैंने आप बहुत कम टाइम में आपको ये जो है न्यूज़ मैंने शॉर्ट में समझा दी। इस न्यूज़ को मतलब ढूंढ ढांड के पढ़ने में मेरे को बहुत टाइम लगा, ठीक है। और अभी मेरे को ये दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, क्योंकि पहली वाली रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं आई थी, मतलब वॉइस नहीं थी, ठीक है। ये देखिए, इनको पद्म भूषण दिया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। आपको बताने की पद्म भूषण इनको कब मिला, नंबी नारायण जी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड MOU विद विच कंपनी टू इम्प्लीमेंट अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर फार्मर वेलफेयर। तो इसे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फार्मर वेलफेयर के लिए पायलट प्रोजेक्ट किसके जो लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कृषि मंत्रालय और किसके द्वारा। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है।
तो माइक्रोसॉफ्ट और कृषि मंत्रालय ने जो है मिलकर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा भाई, किसानों के जो कृषि है उसमें जो है वो अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी ऐड की जाएगी, ठीक है। और इसके लिए चुनाव कितने गाँवों का होता है, 100 गाँवों का हुआ है, और 6 राज्यों का चुनाव हुआ है, 6 राज्यों के 100 गाँवों का चुनाव हुआ है, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जाए। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, एक छोटा सा मतलब गोल सेट कर लेते हैं। पायलट प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं कि एक छोटा सा गोल सेट कर लेते हैं कि पहले यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं, अगर सक्सेसफुल रहता है तो फिर और पूरे कंट्री में ट्राई करेंगे, तो ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कितने गाँवों में, तो 100 गाँवों में। कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में। 6 राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी जो है वो ऐड की जाएगी, क्लियर है। अब जैसे मैंने आपको कल एक्वाकल्चर के बारे में बताया था, फिशरीज मार्केट के बारे में बताया था कि कितने % जीडीपी में ऐड होती है, तो आज एग्रीकल्चर के बारे में देख लीजिए कि एग्रीकल्चर 50% लोगों को, यानी जो इंडिया का टोटली इंडिया का 50% वर्क फोर्स है उसको एम्प्लॉयड करता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। और अगर जीडीपी की बात करें तो टोटल जीडीपी का 70 to 80% जो है कॉन्ट्रीब्यूशन कौन करता है, अकेले आपका एग्रीकल्चर जो है वो मतलब एग्रीकल्चर जो है वो सेक्टर जो है वो करता है, ठीक है। 70 to 80%, ये चीज़ याद रखनी। अगर एग्रीकल्चर से भारत को किस पोजीशन पे, तो एग्रीकल्चर के मामले में 7th लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है इन द वर्ल्ड भारत, यानी इंडिया आपका, ठीक है। इतने सारे पॉइंट हो गए, इतने सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पर्याप्त भी है, ठीक है। विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ बिल ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर फाइनेंशियल फर्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने हाल ही में वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन पर एक विधेयक जो है वो जारी किया है। इसके बारे में क्या है, तो भाई देख सकते हैं आप, कार्बन एमिशन 2005 इनका जो लक्ष्य है कि न्यूजीलैंड ने कार्बन तटस्थ बनने के लिए समय सीमा की 2050 तय की, मतलब 2050 तक की जो है वो कार्बन एमिशन को ख़त्म कर देंगी और क्लाइमेट को सेव करेंगी। इस समय सभी यही जो है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो थी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एवरी ईयर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेट हिमाचल डे ऑन विच डे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को हर साल हिमाचल प्रदेश में राज्य हिमाचल दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए। ऑन 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश वॉज फॉर्म एज अ प्रोविंस टू बी एडमिनिस्ट्रेड चीफ कमिश्नर, ठीक है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त के रूप में किए जाने प्रांत के रूप में किया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछता है प्रांत के रूप में, तो 15 अप्रैल 1948 को प्रांत के रूप में हुआ था, ठीक है। लेकिन इसको सी कैटेगरी में डाला गया। अभी सी कैटेगरी क्या है वो भी मैं बताऊंगा। सी कैटेगरी स्टेट के अंदर डाला गया 25 जनवरी 1950 को, क्लियर है। देखिए एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश एज अ यूटी पहले प्रेजेंट किया गया था, बाद में इसको स्टेट का दर्जा मिला है। तो यूटी के मतलब एज अ यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको कब ऐड किया गया था, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। 1970 को इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन टेरिटरीज। इसको यूनियन टेरिटरीज 1957 को 56 को इसको ऐड किया गया था। अगर आपसे पूछता है 1956 में किस राज्य को जो है वो यूनियन टेरिटरीज से निकाला गया था और राज्य के रूप में घोषित किया गया था, तो ये आपका 1956 था, ठीक है। और इसे 1956 तक ये सी कैटेगरी का राज्य था। उसके बाद जो है वो केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और बाद में इसको जो है हिमाचल प्रदेश एक्ट के द्वारा 1970 में ये सारी चीज़ें की गई, ठीक है। चलिए, अच्छा, आधिकारिक मान्यता आपकी राज्य के रूप में आधिकारिक मान्यता का प्राप्त हुई, तो ये 25 जनवरी 1971 को हो गई। अब इसके बाद सी कैटेगरी क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। देखिए स्टार्टिंग में 3 कैटेगरी थी स्टेट की, कौन कौन सी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में क्या था, पार्ट ए में क्या था भाई कि जो आपका ये ब्रिटिश जो आपका प्रोविंस है, इस ये ब्रिटिश भारत के पूर्व प्रांत थे पार्ट ए में, और इनकी नियुक्ति कौन करता था, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के रूप में की जाती थी और नियुक्ति कौन करता था, राष्ट्रपति करता था, ठीक है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता था, किसकी, गवर्नर की, कि आप भाई जाइए और रूल करिए जैसे आज होती है, ठीक है। 9 स्टेट बिलोंग टू दिस कैटेगरी, 9 राज्य जो थे वो इस कैटेगरी के अंदर आते थे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं पार्ट ए के अंदर कौन कौन से राज्य आते थे, तो बिहार, बॉम्बे, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य आते थे। पार्ट बी के अंदर देख लें तो पार्ट बी के अंदर राज्य प्रमुख जो मेन होता था वो राज्य प्रमुख होता था, और इसके अंदर कितने लोग आते थे, तो इसके अंदर आते थे कौन कौन से राज्य, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, मध्य प्रदेश, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, राजस्थान और सौराष्ट्र और त्रावणकोर, ये इतने आते थे पार्ट बी के अंदर। कब, तो 1947 से 1956 के अंदर, ठीक है। अब आती है पार्ट सी की बात, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश मैंने वही आपको पढ़ाया। तो ये आते थे आपके कमिश्नर, जो मुख्य आयुक्त प्रांत होता, मतलब गवर्नर नहीं होते थे, जो मुख्य आयुक्त प्रांत होता था, और वो और जो प्रोविंस जो प्रिंसली प्रोविंस होता था वो सारी चीज़ें ऐड होकर बनाती थी। इसके अंदर कौन करना था, तो भोपाल, अजमेर, बिलासपुर, दिल्ली, कॉक्स, कच्छ जो आपका गुजरात में है,
और हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश, ये सारी चीज़ें जो है वो, ये सारे स्टेट जो है वो आते थे किसके अंदर, सी स्टेट्स के अंदर। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल ऑफ एनसीएससी लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ 130th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ दिस पर्सन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, उधम सिंह कौन है भाई, इन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी लंदन के अंदर, है ना। जनरल डायर कौन, जिसने गोली चलवा दी थी आपके जलियांवाला बाग में। ठीक है, इसको मैंने पढ़ा था। ज्योतिबा फुले कौन, इनका भैया 11 मार्च को आपका बताया था मैंने, बर्थडे हुआ था, है ना, जिसके दिन टीका उत्सव शुरू हुआ था, और टीका उत्सव अंत किसके जन्मदिन पर हुआ था, तो भीमराव अम्बेडकर, यानी 11 से 14 तक टीका उत्सव चला था, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो भाई किसी भी, ये भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर शुरू हुआ, पूरे इंडिया में कोई भी शेड्यूल कास्ट का पर्सन हो वो इस पोर्टल के अंदर आके अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, इसलिए ये पोर्टल जो है शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए शुरू किया गया है। क्लियर है, इतना आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको मैंने बता दिया। 130वीं जयंती के अंदर जो है वो ऐड किया गया। क्लियर है। चलिए 6th क्वेश्चन, द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रमोट द मेंटल वेलबींग ऑफ द पीपल। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने हाल ही में लोगों की मानसिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है मानस ऐप, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब मानस ऐप क्या है, तो भाई इसके बारे में देख लेते हैं। मानस यानी स्टैंड फॉर मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, है ना। और ये क्या करेगा, जितने भी देखिए आप देख सकते होंगे, इसका देखिए आपसे पूछेगा कि लॉन्च कब किया गया था, तो ये 34th सेलिब्रेशन सी डेक के अंदर जो है जो था फाउंडेशन डे, उसके अंदर जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसका अलग अलग तरह से सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, है ना। लोगों की जितने भी जो ये लॉन्च, इसका मेन एम क्या है, तो भाई जितने भी आपके मेंटल जो लोग हैं, मानसिक भलाई जिनकी, मतलब एक तरह से मानसिक भलाई की, लोगों की मानसिक भलाई किस तरह से की जा सकती है, मेंटल जो है वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, और बहुत तरह तरह की चीज़ें हुई थी, उसके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो लॉन्च की गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, फ्लिपकार्ट रिसेंटली अनाउंस दैट इट इज़ टू एक्वायर विच ऑफ द ट्रैवल एंड टेक्नोलॉजी कंपनी। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में घोषणा की कि ये यात्रा प्रौद्योगिकी कंपनी का अधिग्रहण करेगी। कौन सी कंपनी का अधिग्रहण करेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लियर ट्रिप का। क्लियर ट्रिप एक आपकी ऑनलाइन ट्रैवलिंग कंपनी है, ट्रैवलिंग एंड टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसका फ्लिपकार्ट जो है वो अधिग्रहण करेगी। अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट और आपका अडानी ग्रुप है उसके साथ जो है वो टाइप किया है। किस लिए, इसके लिए, तो ये अडानी ग्रुप जो आपका गौतम अडानी वाला है, वो फ्लिपकार्ट को गोडाउन प्रोवाइड करवाएगा, लार्ज जो कैपेसिटी के गोडाउन्स होंगे इंडिया में। ठीक है, ये एक क्लियर ट्रिप फाउंडेशन का हुई थी, तो क्लियर ट्रिप की फाउंडेशन हुई थी 2016 को, और अलग अलग जो ट्रैवलिंग है उनके रूप में की गई थी, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में इसके ऑफिसेस हैं जहाँ पे वो सारी चीज़ें करती है। क्लियर है। विच सोशल मीडिया कंपनी हैज़ रिसेंटली साइंड अ डील टू बाय रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया फॉर फ्रॉम अ लोकल फर्म कॉल्ड क्लीन मैक्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई क्लीन मैक्स नामक एक स्थानीय फर्म से भारत में अक्षय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली सोशल मीडिया कंपनी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक है। क्यों ये सोच भाई रिन्यूएबल एनर्जी क्यों खरीद रही, तो इसने हाल ही में जो है कर्नाटक के अंदर 32 मेगावाट के अपने जो डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए बोला है। ठीक है, और ये जो है वो इसीलिए अपना जो है वो रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो खरीदेगी। क्लियर है। किसकी किस मतलब किस कंपनी से, तो क्लीन मैक्स नाम की एक स्थानीय फर्म है, उसके साथ समझौता किया है फेसबुक ने। क्लियर है। चलिए इसी तरह का समझौता सिंगापुर में भी किया था, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूपी लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, अगर आपको ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं इस समय, ऑप्शंस मैंने सारे पॉइंट वाले ऑप्शन हैं ये, अगर आपने इनको पढ़ा है, प्रीवियस वीडियो पढ़ी है, तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा। चिंतन वैष्णव अटल इनोवेशन मिशन के चेयरपर्सन थे। एस रमन आपके सिडबी के थे, मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। सुरेंद्र कुमार यादव आपके उप लोकायुक्त जो है वो नियुक्त किए गए हैं उत्तर प्रदेश के। एन वी रमन ने आपके नेक्स्ट सीजीआई होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने ही बाबरी मस्जिद वाला जो वर्डिक्ट था, ठीक है, इन्होंने ही दी पास किया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, यहीं से आज के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। ठीक है, पोषण ज्ञान आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोषण ज्ञान किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है, इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है, ये आज का क्वेश्चन है। ठीक, आज की इंपॉर्टेंट बुक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बुक कौन है, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट डे नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बात करेंगे। आपकी इंपॉर्टेंट बुक है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर मतलब इसके ऑथर कौन है, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनी हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए थे जो आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। पीडीएफ और पेड पैकेज परचेज करना है उसको मैंने बता दिया है। इसके अलावा आपको कोर्सेज परचेज करने हैं तो कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं।
नंबर आपको याद रखना है 9713282838, इसको आपको मैसेज करना है, इसमें आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपका हाईली रिकमेंडेड यूपीएससी का 2021 का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा सीसेट का कोर्स अवेलेबल है, हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है और सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोर्स भी अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहें 9713282838 के अंदर आपको मैसेज करना है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, बता दी जाएंगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक करिएगा, और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आप फीडबैक ज़रूर दिया करिए लेक्चर का कि आप किस तरह से क्या क्या चीज़ें हम और इन्हेंस कर सकते हैं और भी क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।